स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं ये पूरी की पूरी क्लास 7th की, तो उसी सीरीज़ के साथ में चलेंगे हम। और ये जो क्लास 7th की सीरीज़ है हम इसको देखेंगे, इसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे आज। हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि ताकि आपको हर एक वीडियो जो भी है उसकी अपडेट आपको मिलता रहे। और किसी भी, जो हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी बुक्स आर द बेस्ट बुक्स। ये दोबारा हर बार कहना अच्छा नहीं लगता है, बाकी हर बार कहना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। बाकी अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है तो टाइम लग सकता है, वीडियो बड़ी बन सकती है, तो इसलिए आज ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक की तरफ आएंगे, जो कि चैप्टर का नाम है एयर। चैप्टर का नाम एयर है। एयर मतलब हवा, आपको पता ही है। देन उसके बाद में हम सीधा लाइन बाय लाइन चलते हैं कि आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है एक बहुत ही बड़े कंबल से ढकी हुई है जिसका नाम एटमॉस्फेयर है। ठीक, देन उसके बाद ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारी की सारी अपने धरती पर ही सर्वाइवल के लिए डिपेंड करती हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। ये क्या करती है कि हमको हवा प्रोवाइड करती है ताकि हम सांस ले सकें, और हमें हार्मफुल सनरेज से भी बचाती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये ब्लैंकेट ना होता, अगर ये कंबल ना होता, तो हम दिन में ही फुग गए होते और रात में बिल्कुल जम गए होते। समझ गए? दिन में फुग गए होते और रात में जम गए होते। सो इट इज़ दिस मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल। यही जो मास ऑफ एयर है, इसी की वजह से हमको लिवेबल एक टेम्परेचर बना रखा है, जिसने कि एक लिवेबल, जिसमें हम रह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एयर ने किया हुआ है। चलो कंपोजिशन ऑफ एयर बाद में पढ़ेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इधर ये डू यू नो देख लेते हैं कि डू यू नो में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ therefore called greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड का काम है जो भी हीट आई है, हीट को ट्रैप करना। क्या करना? हीट को ट्रैप करना, पकड़ के रखना, ताकि हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से हीट रेडिएट हो रही है उसको ट्रैप करके रखना, ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना इस तरह लिवेबल टेम्परेचर रहा है। वरना अगर सारी हीट को रेडिएट कर देगी अर्थ हमारी, तो फिर वहाँ पर अर्थ पर ठंड हो जाएगी, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से हमारे लिए रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आप याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इज़ इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, लेकिन जब इसका लेवल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, कार फ्यूम से धुआं निकलता है, हीट रिटेन फ्रॉम इंक्रीज, हीट जो निकलती है ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से एक कंडीशन बनती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। एक ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? द राइज इन द टेम्परेचर कॉज्ड द, जो टेम्परेचर राइज होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो स्नो हमारी है, स्नो पिघलने लगती है। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, स्नो पिघलने लगती है। एंड एज द लेवल ऑफ सी लेवल जो है, इस वजह से सी लेवल जो है हमारा वो बढ़ जाता है, कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज़ में फ्लड हो जाती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑफ द अर्थ, देयर मे बी ड्रास्टिक changes in the climate of the place leading to the extinctions of some plants animals in the long run। ठीक है, एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। देखो, जब ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा पानी का तो क्या बाढ़ वगैरह आएगी, तो पेड़ पौधे ख़राब होंगे, पेड़ पौधे मरेंगे, वो भी बह जाएंगे, और इससे बहुत बड़ा चेंज और नुकसान भी हमारे अर्थ को होगा। तो एक ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में डू यू नो दैट द एयर
ज़्यादा नहीं बोलेंगे। देखो सीधा कंपोजिशन देखते हैं कि नाइट्रोजन कितनी है हमारी, कंपोजिशन मतलब कितनी तरह की, कितना परसेंट किस चीज़ का, कौन सी हवा, कौन सी गैस का कितना परसेंट है, तो उसके बारे में बता रहा है। कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन जो है 0.93% है, और बाकी अदर जो पार्टिकल जो बच गए वो सारे के सारे 0.04% है। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा बल्क जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड द हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटी। कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में क्यों पाई जाती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो हीट होगी वो ज़्यादा ट्रैप रहे, जो रेडिएटेड हीट होगी वो ज़्यादा ट्रैप होगी, और ज़्यादा ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, धरती पर जो धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होगा कि स्नो पार्ट जो है हमारे धरती का, वो हमारा स्नो पार्ट जो धरती का है वो हमारा क्या होने लगेगा, वो पिघलने लगेगा, और पिघलने की वजह से क्या होगा कि जो सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ने की वजह से बाढ़ आएगी तो पेड़ पौधे मरेंगे, यही है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हीलियम और ये सारी चीज़ें भी कम होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हवा में, जो कि पाई चार्ट में आपको ये अदर पार्टिकल जो बता रखे हैं वो बाकी के सब वो पार्टिकल वगैरह ही हैं। पाई चार्ट में आपको दिखा रहे हैं, परसेंटेज भी दे रहे हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हमारी करीब 78%, बट द प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर प्लांट। अभी नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के द्वारा पाई जाती है, लेकिन प्लांट कभी भी इसको सीधा डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। दे कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट। देखिए प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें क्या होगा, कोई एक बैक्टीरिया होते हैं कुछ सॉइल के अंदर में, वो क्या होता है डायरेक्टली नाइट्रोजन लेते हैं और उसको चेंज करके इस तरीके से नाइट्राइट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नाइट्राइट फॉर्म को हमारे क्या प्लांट वगैरह ले लेते हैं। जैसे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है एक, वो इसको कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। देन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो है हमारी सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एटमॉस्फेयर में, जो कि हमको तो बहुत ही ज़रूरत है, एनिमल को भी हम इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम एनिमल ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन को सिर्फ सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ये सीधा। एंड ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हम ग्रीन प्लांट जो होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन से हम लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है, प्लांट हमको देगा का ऑक्सीजन, तो हम उसको देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में है वे कांस्टेंट रहते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्ट, अगर हम ट्रीज को काट डालेंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस जो है ये हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अलग से एक इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट के द्वारा ताकि वो खाना बना सकें। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस एंड द एनिमल seem to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance. However, the balance in the upset of burning of fuels such as the coals and the oils, they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather. ठीक है, अर्थ के वेदर को ख़राब कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। अब ये देखिए देखते हैं इसका। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap, that is
दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए, जो गर्म हवा होती है, कभी भी देखना आप, गर्म हवा जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ में हो जाती है और ठंडी हवा हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ आती है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो जब आप एसी को गर्म करते हैं, जब आप एसी को चालू करते हैं तो सबसे पहले आपके कमरे का फर्श ठंडा होता है। वहीं अगर आप हीटर गर्म करते हैं, अगर आप हीटर चालू करते हैं तो सबसे पहले आपकी छत गर्म होती है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो इसी की वजह से सर्कुलेशन एक बनता है, जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है वैसे ही ठंडी हवा एकदम से नीचे की तरफ जगह घेरती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ज़रा सा दे रखा है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बताया। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, देखिए एटमॉस्फेयर हमारा कुछ ना कुछ लेयर्स से बना हुआ है। लेयर्स हैं, कुछ 5 लेयर दे रखी हैं, जो कि हमारी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जो सबसे नीची है, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, देन उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ें तो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो हमारी करीब नहीं तो वो जो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो 13 किलोमीटर तक ऊपर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, यहाँ पर जो एयर जो हम लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो सारी की सारी एयर यहीं पे एग्जिस्ट करती है। और सारे के सारे वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सारे के सारे कहाँ पर, यहीं पर होते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 किलोमीटर इसका ये जो है ट्रोपोस्फेयर, ये 50 किलोमीटर का है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। एसोसिएटेड वेदर फेनोमिनस मेकिंग द कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन। यहाँ पर क्या है कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं ये होते हैं, देखिए यहाँ ट्रोपोस्फेयर ये नीचे है, स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर है। ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमिनास होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए वेदर फिनोमिना भी नहीं होते हैं। इसलिए ये जो लेयर होती है हमारी, ये लेयर एरोप्लेन वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी होती है और यहीं पर हमको ओजोन भी मिलती है। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह के लिए यहीं, एरोप्लेन वगैरह सारे के सारे यहीं पे फ्लाई करते हैं। एंड यहाँ पर ओजोन लेयर भी होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू इट प्रोटेक्ट अस, और हमने ये भी पढ़ा है कि ओजोन लेयर किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर क्या करती है कि जो हार्मफुल सन रेज आ रही हैं, जो हमारी सन से हार्मफुल सन रेज जो आ रही हैं उनसे हमें बचाती है ये। ठीक है, ओजोन लेयर जो। देन उसके ऊपर आता है मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर जो है हमारा, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये करीब 80 किलोमीटर है। और मेटेराइट्स वगैरह जो आते हैं भारी है, स्पेस से जो भी मेटेराइट्स वगैरह आते हैं वो सारे के सारे इस लेयर में जैसे आते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जल जाते हैं। बर्न अप इन दिस एयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस से जैसे ही आते हैं वो फ्रिक्शन होता है उनका एयर के साथ में, और वो क्या करते हैं, बर्न अप मतलब जल जाते हैं। देन उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, या फिर इसको हम आयोनोस्फेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर भी बोलते हैं हम इसको। थर्मोस्फेयर में क्या है कि देखिए, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो एकदम से बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। एंड जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बहुत जल्दी बढ़ता है। आयोनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आयोनोस्फेयर है इसी का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर, ये जो है 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। देन दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। यहीं पर ये जो आयोनोस्फेयर, ये जो थर्मोस्फेयर वाली है, यहीं पर रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह, हमारे टावर वगैरह, सिग्नल वगैरह की जो ट्रांसमिशन होता है इसी लेयर में होता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इनफैक्ट जो रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, जो रेडियो ट्रांसमिटेड जो सिग्नल्स होते हैं, वो भी इसी लेयर से हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। देन उसके बाद एक लास्ट लेयर आती है हमारी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब ये सबसे ऊपरी लेयर है। इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत पतली है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। लाइट गैसेस लाइक यहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट, ये जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो लाइट गैसेस हैं ये यहाँ पर फ्लोट करती रहती हैं। देन अब हाँ, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि ये जो ओजोन है, देखिए ये ओजोन जो है, ये ओजोन डिप्लीट होती चली जा रही है। डिप्लीट मतलब कि इसके अंदर छेद होते चले जा रहे हैं, जस्ट किसकी वजह से, हम एसी जो चलाते हैं, एसी से CFC निकलती है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस निकलती है, उससे ये डिप्लीट होती चली जा रही है। और अगर ये डिप्लीट हो गई तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका एक
प्रोटेक्टिव लेयर जो है जिससे कि आप बचे रहते हैं हार्मफुल सनरेज से, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको एसी वगैरह पे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। और देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर के दोनों की चीज़ें के बारे में बात करेंगे। देखिए, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आप विल इट बी द ब्राइट सनी ऑन द टुडे, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस। ये सब हमने बहुत बार सुना हुआ है कि आज भाई बारिश होगी, आज का दिन ऐसा है तो कल का दिन ऐसा होगा, ये सब हम बहुत सुनते रहते हैं। वनडे मैच कभी कभार होता है कि हमारा वो ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से? बारिश की वजह से हो जाता है, वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है। इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी इन to the radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with a control knobs. Weather is this hour to hour, day to day conditions of the atmosphere. A hot or the humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make वन चेयरफुल। एक प्लीजेंट और एक मतलब हवा, बड़ी प्यारी प्यारी सी धीरे धीरे हवा चलना और एक प्लीजेंट वेदर होता है, वो क्या इंसान को बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही अच्छा फील कराता है। लेकिन वहीं पर इवन प्लान फॉर आउटगोइंग, लेकिन वहीं पर अगर वेदर में कुछ ड्रामेटिकली कुछ डे टू डे चेंजेस आ जाएँ, कुछ मतलब क्लाइमेट वगैरह ख़राब हो जाए तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेदर क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था वेदर के बारे में कि वो डे टू डे चेंजेस जो होते हैं हमारे, वो वेदर होता है। लेकिन वहीं पे हम जब 100-200 साल की बात करते हैं तो उसका एवरेज जो निकल के आता है वो क्लाइमेट होता है। ये तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एवरेज कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ एन प्लेस। नाउ चलो अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। नाउ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर क्या है। द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। कितना ठंडा है कितना गर्म है, यही टेम्परेचर बताता है। अगर ठंडा होगा तो भी टेम्परेचर में नापते हैं और गर्म होगा तब भी। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो रोज़ आप फील करते हैं कि आज ठंड है, कल गर्मी थी, आज ठंड है, या फिर थोड़े 6 महीने बाद गर्मी हो जाएगी, या फिर स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, ये सब क्या है? ये आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। The degree of hotness and the coldness of the atmosphere is known as the temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between the day and night but also from season to season. लेकिन जो टेम्परेचर जो है हमारा वो डे और नाइट का चेंज होता रहता है सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर। समर जो हैं विंटर से ज़्यादा हॉट होती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन हमारी होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दैट आर इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर रेडिएशंस जो हमारी आती हैं, ये जो शब्द है आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बारे में हम 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। 11th क्लास की जो NCERT है उसमें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो कि जो सूरज से जो रेडिएशंस आ रही हैं हमारी, उसके बारे में ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती है, सोलर एनर्जी होती है, वही इंसोलेशन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। जो इंसोलेशन जो होती है हमारी, ये पोल से, देखिए अब ये हमने बनाई थी अर्थ, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो ये जो इंसोलेशन का जो रेट होता है वो हमारा डिक्रीज़ करता है। क्या करता है? रेट जो है हमारा वो क्या करता है? इंसोलेशन का रेट डिक्रीज़ करता है। जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, देन therefore the temperature decreases in the same manner. Now do you understand why poles are covered with snow? अब आपको पता लगा कि पोल्स इतने ठंडे क्यों होते हैं और इक्वेटर इतना गर्म क्यों होता है। क्योंकि सॉरी जो आपके इक्वेटर वाला पार्ट होता है वहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पोल की तरफ जाते जाते इंसोलेशन बहुत कम हो जाता है। एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी जो होती है वो बहुत कम ट्रैप होने लगती है, इंटरसेप्ट होने लगती है अर्थ के द्वारा। तो इसी वजह से वहाँ का रीजन ठंडा होता है और इक्वेटर का पार्ट गर्म होता है। देखिए ज़रा डू यू नो देख लेते हैं इधर का। हाँ, ये वाला डू यू नो देख लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in इतना पार्ट ऑफ द सन एनर्जी।
आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि इतने, ये देखिए कितने हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, देन उसके बाद बिलियन बिलियन मतलब मिलियन तक देखिए, इसे इंटरनेशनल में देखना पड़ेगा इसको कि 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। 2 बिलियन में से एक पार्ट समझ लो, अब 2 बिलियन में से एक पार्ट ही सूरज की एनर्जी का 2 बिलियन में से एक पार्ट ही हमारी धरती सिर्फ इंटरसेप्ट कर पाती है। तो आप सोच सकते हो कि कितने कम पे भी हमारे धरती पर कितनी एनर्जी मिल जाती है हमको। देन उसके बाद अगर हम बात करें इधर का ड्यूनो, इनका जो ये वाला ड्यूनो है, ये देखते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज़ द डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर को मेज़र करने की स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी डिग्री सेल्सियस है। और सेल्सियस स्केल को सेल्सियस जो स्केल है इसको इन्वेंट करने वाले थे एंडर्स सेल्सियस, इनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस स्केल पे अगर हम बात करें तो, और बॉयल जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलना शुरू कर देता है। देन हम बात करें इधर की तरफ में कि इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत जल्दी एकदम से बढ़ जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा तो, लेकिन और फिर कुछ जो क्रॉप्स हैं हमारी वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ द विलेजेस। सिटीज़ में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस की अगर हम बात करें। अब द कंक्रीट, सिटीज़ में क्यों गर्म होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि जो घर हैं वो सारे के सारे पक्के घर बने हुए हैं और आसपास में पेड़ वेड़ बहुत कम होते हैं। इस चक्कर में जो घर कंक्रीट जो होता है हमारा, कंक्रीट मेटल और बिल्डिंग, ये सारे के सारे एसफल्ट ऑफ द रोड्स गेट हीटेड, ये सारे के सारे हीट हो जाते हैं और इसी वजह से जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस। ठीक है, ड्यूरिंग द डे दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, ये जो हीट है ये ड्यूरिंग द नाइट रिलीज़ की जाती है। अब वहीं आप ज़रा एक्सपीरियंस करना कभी गांव में रात के समय, गर्मियों की टाइम में अगर हम बात करें तो गांव में रात का जो समय होता है वो बहुत ही काफ़ी ठंडा हो जाता है। लेकिन वहीं अब अगर सिटीज़ में देखें तो वो इतना ठंडा नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द घर जो होते हैं वो सारे के सारे गर्म हो जाते हैं, तो उनको हीट रिलीज़ करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से also the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। एयर टेम्परेचर की, अब हम एयर प्रेशर की बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, अभी तक हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ना आप, ये एयर टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर पढ़ा आपने, ये एयर प्रेशर पढ़ा, इन सब का एक एक अलग अलग चैप्टर है 11th क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में अभी से आपको बता के चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बड़े ध्यान से सुनना है आपको ये सब। हाँ जी, तो अब हम बात करें एयर प्रेशर की, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन अवर बॉडी। आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे जब आपको यह पता लगेगा कि आपके ऊपर, आप जब भी जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पर आपके ऊपर हवा प्रेशर, एक तरह का प्रेशर लगा रही है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हम उसे फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा है, इस वजह से हमको पता ही नहीं लग रहा वो प्रेशर है हमारा बैलेंस्ड। जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है क्या होता है कि पीछे का जो प्रेशर होता है हमारा, जिधर की तरफ भी हवा चल रही है उसके अपोजिट साइड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन जिधर से हवा आ रही है उधर की तरफ का प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई इधर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और इधर से हवा चल रही है। तो देन दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेजेस अस फ्रॉम द ऑल डायरेक्शंस एंड अवर बॉडी एक्सर्टेड अ काउंटर प्रेशर, और हमारी बॉडी जो है वो भी उसके ऊपर एक काउंटर प्रेशर लगाती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को अगर डिफाइन करें तो हम वो होता है हमारा क्या, देखो ज़रा इसको, तो ज़रा आपको ये बताना चाहिए कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑफ द सरफेस। ठीक है, वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस जो होता है इसी को एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो है एकदम से फॉल करता है, धीरे धीरे एकदम से रैपिडली फॉल, मतलब बहुत जल्दी फॉल करता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल, जो एयर प्रेशर होता है ना वो सी लेवल पे बहुत हाईएस्ट होता है।
लेकिन जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते हैं प्रेशर जो होता है हमारा डिक्रीज करना लगता है। लेकिन हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो जो एयर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एयर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये है यहाँ पर इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। ये मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। देन द एयर अलाउज मूव द फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। ठीक है, अब जब प्रेशर की डिफरेंस हो जाता है तो आपको पता है कोई भी चीज़ जब प्रेशर डिफरेंस होता है या फिर कोई भी डिफरेंस होता है तो ज़्यादा चीज़ से कम की तरफ जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, ऐसी हवा भी जो है हमारी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। तब इसका डू यू नो देखते हैं, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। अब मून पे ना तो हवा है, तो जब हवा नहीं है तो कोई एयर प्रेशर भी नहीं है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट जो हमारे जाते हैं वो एक वियर करते स्पेशल टाइप का प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर। स्पेशल टाइप का स्पेस सूट वो वियर करते हैं जिसमें कि हवा भरी होती है। दे गो टू द मून, इफ़ दे डिड नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर exerted by the body of the astronaut would make the blood vessels burst, the astronaut would bleed। देखिए, अगर वो इन कपड़ों को नहीं पहनते जिनमें हवा भरी हुई है ऊपर स्पेस में जाने के बाद में, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो काउंटर प्रेशर वो इतना तेज़ होता है कि वो अगर उस एकदम से बॉडी जो काउंटर प्रेशर जब करेगी तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो काउंटर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगी कि उनकी नसें फट जाएंगी। और आप कभी भी देखना कि जब भी आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो एरोप्लेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी सारे के सारे गेट बंद करके वहाँ पे एक तरीके का आप प्रेशर बनाया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी उसको बैलेंस कर सके, काउंटर प्रेशर और वो दोनों बराबर किए जाते हैं। अगर आप ऊपर एकदम से अगर कोई भी गेट खोल दिया जाता है एरोप्लेन का तो आपको आपकी नसें फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी वहाँ पर प्रेशर ऐसा जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं प्रेशर कम होता है। अब हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर कम होगा, लेकिन बॉडी जो है वो बॉडी तो जितना प्रेशर दे रही है उतना प्रेशर देगी, तो प्रेशर बॉडी का ज़्यादा पड़ जाएगा और वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, इस वजह से नसें जो हैं वे फट जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम विंड की बात करें, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो एयर का जो मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी को हम विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन। आप तो विंड को तो आप देख सकते हैं जैसे कि वो पत्तों को, चीज़ों को, कूड़े करकट को सबको उड़ा के ले जाती है, सारी की सारी क्या है, ये विंड हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसी विंड भी हैं जो पेड़ के पेड़ उखाड़ के रख देती हैं। ठीक है, वो जिनको हम स्टॉर्म्स कहते हैं। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust। ठीक है, कभी कभार जब विंड बहुत बड़े आराम से जब ब्लो करती हैं, बड़े आराम से बहती हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे से स्मोक को या फिर फाइन डस्ट पार्टिकल्स को लेके चलती हैं। एट टाइम्स व्हेन विंड कैन बी अ स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कभी कभार इतनी भी तेज़ होती है कि उसके सामने उसके अगेंस्ट में हम चल भी नहीं सकते। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। आपने कभी देखा होगा कि एक अम्ब्रेला को, एक छाता को पकड़ना, जब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो अम्ब्रेला छाता को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थिंक ऑफ सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल आपको देखने हैं। इधर हम देखते हैं, अ विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जो विंड होती है उसका नामकरण इस तरीके से होता है कि जिस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रही है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि जो विंड वेस्ट की तरफ से आएगी उसको वेस्टर्ली कह दिया जाएगा, जो ईस्ट की तरफ से आएगी उसको ईस्टर्ली कह दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ विंड कैन बी ब्रॉडली, अब जो विंड होती है इनको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें पहला है हमारा परमानेंट विंड है, एक है सीजनल विंड है, एक लोकल विंड है। परमानेंट विंड वे विंड हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, जैसे कि विंड
ट्रेड विंड हो गई हमारी, वेस्टर्लीज हो गई जो वेस्ट की तरफ से चलेंगी, ईस्टर्लीज हो गई जो ईस्ट की तरफ से चलेंगी, और जो हमारी दे ब्लो दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, ये जो है थ्रू आउट द ईयर कॉन्स्टेंटली ब्लो करती रहती है। एक होती है सीजनल विंड्स जो सीज़न के हिसाब से चलेंगी, जैसे कि दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शंस इनटू द डिफरेंट सीजन्स। ये जो विंड होती है ये आपकी अपनी खुद की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं अलग अलग सीज़न के मुताबिक। जैसे मानसून क्या है, मानसून भी एक विंड है, ठीक है। मानसून इन इंडिया, मानसून एक विंड है। मानसून वाली क्या है, ये विंड होती है जो अरब की तरफ से आती है, अरेबियन सी की तरफ से आती है। तो ये भी विंड क्या है, ये विंड होती है, ये लेके आती है, ये बारिश वगैरह का मतलब वाटर वेपर लेके आती है, तो फिर ये टकराने के बाद में बारिश वगैरह होती है। उसके बारे में हम आपके आगे क्लास में 11th में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो उसी में पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी उसके बाद होती है हमारी लोकल विंड। लोकल विंड वे विंड होती हैं, दीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन द स्मॉल एरिया। फॉर एग्जांपल द लैंड एंड द सी ब्रीज, जैसे कि लैंड ब्रीज हो गई हमारी, सी ब्रीज हो गई, ये क्या है, ये पर्टिकुलर डे में किसी टाइम पे, जैसे कि अब दिन के समय में क्या होता है कि धरती गर्म हो जाती है, धरती गर्म होने की वजह से जो धरती की जो हवा है वो क्या ऊपर की तरफ में पहुंच जाती है, और जो धरती पर जब ज़्यादा हो गया, देखिए धरती पर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हवा का प्रेशर क्या होगा, हवा जो है हमारे ऊपर चली जाएगी। वहीं जो टेम्परेचर जो वहाँ से जो सी के बगल से, जो सी से जो हवा होगी, ठंडी हवा होगी, वो क्या करेगी, वो उस जगह की जगह घेर लेगी, उस वाली हवा की गर्म हवा जो ऊपर पहुँच गई है उसकी जगह पर वो उसकी जगह घेर लेगी। ऐसे करके ये साइकिल चलती रहती है। इन्हीं को बोलते हैं हम, रात के समय कुछ और होता है, दिन के समय कुछ और होता है, इन्हीं को हम लोकल विंड्स कहते हैं, ठीक है। दिन में जैसे लू भी चलती है हमारी, डू यू रिकॉल, कुछ ऐसी भी हैं लोकल विंड्स होती है, जैसे लू चलती रहती है दिन के समय में, और रात के समय सी ब्रीज, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड द ड्राई विंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द इंडिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विंड के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंड चलती है, जैसे लू नाम की जो विंड है वो चलती है, उसके बारे में है। देन उसके बारे में आप ये इधर आपको साइक्लोन के बारे में कुछ मेजर फ्यूरी दे रखी है, कुछ ज़रा सा इंसिडेंट के बारे में दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना। देन हम बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर माने नमी, पानी के अंदर वो हवा के अंदर में कितनी नमी है, और नमी हो, अब नमी के बारे में देखते हैं। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब वाटर इवेपोरेट करता है लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से, वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर हवा में किसी भी टाइम पर जो नमी होगी उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब एयर जो होती है फुल मतलब पूरी भरी होती है नमी से, तो उस दिन को हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। जैसे ही हवा गर्म होती है तो उसकी जो कैपेसिटी, जो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। देखिए ह्यूमिड डे वाला दिन में क्या होता है कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं बहुत देर में सूखते हैं, और क्या होता है कि आपके जो पसीना जो आपको आता है वो भी बहुत देर में सूखता है। फॉर एग्जांपल जो आपके जुलाई के बाद में जो सितंबर टाइम की जो गर्मी होती है, सितंबर की जो गर्मी होती है, उसमें क्या होता है कि आपका पसीना बहुत देर में सूखता है। वो जो सारे के सारे डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड डेज होते हैं। मेकिंग अस फील इज़ द अनकम्फर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं। बोलते हैं जिससे हम बोलते हैं कि आप सड़ी गर्मी पड़ रही है, वो वाली जो गर्मी होती है ना, वो हमारे सारे के सारे डेज जो होते हैं वो ह्यूमिड डेज होते हैं, क्योंकि उस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा में। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब वाटर वेपर राइजेस करता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट। जैसे ही आप वाटर वेपर जो है वो बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है, तो ऊपर क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे हवा जो ऊपर की तरफ में जाती है, जैसे जैसे फिर हवा या फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, और टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर गिरता है तो चीज़ें कंडेंस होंगी। तो वाटर वेपर जो ऊपर गया वो कंडेंस होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इसी से क्या होगा, ड्रॉपलेट्स बनेंगे वाटर के,
और क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो क्लाउड्स होते हैं इन्हीं वाटर वेपर्स के बहुत ही बड़ा एक मास होता है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स का जो मास है बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है तो क्या होता है कि फ्लोट इन द एयर, एयर में फ्लोट करता है। देन दे कम डाउन एज प्रिसिपिटेशन, देन फिर उसके बाद में वो नीचे की तरफ में जब आता है तो वो प्रिसिपिटेशन या फिर हम उसको रेन भी कहते हैं। तो jet planes flying in the sky leaves a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. The moisture from their engines condenses. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. हाँ जी, आपने कभी देखा होगा कि आसमान में बहुत छोटा सा प्लेन निकल के जा रहा था जिसके पीछे से बहुत ही बड़ी एक सफ़ेद कलर की पूंछ सी निकल के जा रही होती है। तो वो पूंछ वूछ कुछ नहीं होती है कि वो इस लेवल पे इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा होता है कि उसके इंजन से जो धुआं निकल रहा है, जो मॉइस्चर निकल के आ रहा है, वो साथ के साथ उसी टाइम कंडेंस होता चला जा रहा है। और कंडेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, वो सफ़ेद कलर का बना के दे रहा है, सफ़ेद कलर का धुआं सा दिख रहा है हमको, लेकिन वो क्लाउड टाइप बना रहा है, वो कंडेंस हो रहा है उसी टाइम पर। ठीक है, मॉइस्चर ऑफ सम व्हेन देयर इज़ नो, जब कोई एयर नहीं होती डिस्टर्ब करने के लिए, उसको मूवमेंट नहीं होता तो वो हमको साफ क्लियर दिखता है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ, और प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ पे जो प्रिसिपिटेशन आपका होता है वो नीचे आता है लिक्विड फॉर्म में या फिर कॉल्ड द रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम द रेन वाटर। जो ग्राउंड पे हमारा जो वाटर है वो ज़्यादातर रेन वाटर की वजह से ही आता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल स्लाइड्स और कट प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट जो होते हैं वो पानी को प्रिजर्व करते हैं। कैसे? व्हेन ट्रीज ऑन हिल स्लाइड्स आर कट, व्हेन ट्रीज ऑन हिल स्लाइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर mountains and can cause flooding of the low lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे, आप ये जो तीन तरह की रेनफॉल है ये आप इसके बारे में भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी जो आप 7th तक पढ़ेंगे, जो 8th तक आप पढ़ेंगे, यही ज्योग्राफी आपको 11th और 12th में भी पढ़नी है। तो सेम ज्योग्राफी है, बस आपके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े और एलेबोरेट हो जाएंगे और अच्छे से हम समझ पाएंगे। लेकिन 9th-10th की जो ज्योग्राफी है उसमें सिर्फ आपको नदी नाले पेड़ पत्थर पौधे यही सब चीज़ें हैं उसमें, और बाकी आपके मेन जो ज्योग्राफी अस्तित्व में जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं हम, वो हमारी 6th, 7th, 8th में, और आपकी ज्योग्राफी जो है 11th और 12th में मिलेगी। देन रेनफॉल की जो तीन तरह की रेनफॉल होती है, साइक्लिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और ये कन्वेंशनल रेनफॉल जो है हमारी, साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक, कन्वेंशनल, ये सारी की सारी हमें पढ़नी है। ये तीन तरह की रेनफॉल हैं। और देन उसके बाद रेनफॉल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। रेनफॉल जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, एंड एनिमल और प्लांट के लिए, दोनों के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर लेके आती है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट अकर्स। अगर रेनफॉल कम होगी तो वाटर स्कैरसिटी और ड्रॉट अकर होगा। अगर वो देखिए बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा ना, सूखा पड़ने की वजह से दिक्कतें आएंगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अगर ये ज़्यादा हो गई, कम हो तो भी दिक्कत ना, और ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो फ्लड हो जाएगी। मतलब औकात में, जो मतलब लिमिट में होना चाहिए, जो भी हो सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। अब डू यू नो देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कुछ फॉर्म्स अलग से। देखो हमने रेनफॉल के बारे में प्रेसिपिटेशन पढ़ा, इसके अलावा स्नोफॉल भी होता है। आपने देखा कश्मीर वगैरह में, शिमला वगैरह में आप देखेंगे तो स्नोफॉल होता है, एक स्लीट फॉर्मेशन भी होता है, एक हेल भी होता है। ठीक है, जो हेलफॉल होता है ये हमारा ओले गिरते हैं, स्नोफॉल में आपकी बर्फ़ गिरती है। देन उसके बाद स्लीट फॉर्मेशन ये आपकी होती है ना कि स्लीट फॉर्मेशन जो होती है आपकी, इसमें आपकी धरती पे आने से पहले ही वो बर्फ़ का थोड़ा सा पाइप टाइप ले लेता है, बड़ा ही मतलब फ्लफ़ी टाइप होता है, आप उसको दबाएंगे तो आराम से दब जाएगा। लेकिन स्नोफॉल जो होती है हमारी, वो पत्थर के पत्थर गिरते हैं पूरे के पूरे स्नोफॉल में। लेकिन स्लीट में आपकी ये जो शिमला वगैरह में जो होती है ये आपकी स्लीट फॉर्म होती है। देन हेल जो होती है आपके ओले होते हैं, और हेल जो होते हैं वो हमारे किसी धरती के किसी भी पार्ट पर बन सकते हैं, क्योंकि हेल का धरती के टेम्परेचर से लेना देना बिल्कुल नहीं है। हेल का जो है हमारा धरती के टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये ऊपर से ही सीधा डायरेक्ट आता है इसी तरीके से।
देन हम बात करेंगे, ये इतना ही है इस चैप्टर में। तो आपको जैसा भी लगा हो ये चैप्टर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएं, क्योंकि मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो आपको भी ज़रा सी मेहनत करनी है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना है कि कैसा पढ़ाया, कैसा लगा चैप्टर, और आप जो भी कमी लगती है आपको वो ज़रूर बतानी। और हाँ, एक बार फिर कहूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि आइए और यहाँ पर आराम से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होने वाला है। बाकी और मेरे को तो नहीं लगता किसी और चीज़ से होगा। पढ़ाई से बहुत कुछ हम पा सकते हैं, और बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। चाहे पढ़ाई भले ही हम कुछ पाए ना पाएँ, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि बारिश क्यों हो रही है, ओले क्यों पड़ रहे हैं, और स्नोफॉल क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अपने क्लास 7 क्लास के बच्चे हों तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।